Hello everyone, welcome to ASR NCERT Decoder. So today we are going to discuss about the important points which is going to arise in your question of board. आप बहुत सभी परेशान होंगे कि आपके बोर्ड में अब कौन सा ही क्वेश्चन किस टाइप का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है कि आप क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाओ। तो बेटर होगा कि आप पहले उन सारे टॉपिक्स के बारे में सोचिए जो टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग इज़, ऐसा नहीं है, हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप अपनी सारी बुक को पढ़ना छोड़ दो, जो टॉपिक्स है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बस उतने ही को पढ़ो। एक्चुअली एक एग्ज़ाम से एक महीना पहले आपको एक स्ट्रैटेजी सेटअप करना होता है जिसकी तरफ से आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। तो बात अगर करें स्ट्रैटेजी की, तो किस तरह की स्ट्रैटेजी आपको अपनानी चाहिए। ओवरऑल अब आप बुक को उठा के देखो तो पूरी तरह से कवर अप कर पाने में टाइम लग जाएगा एंड यू डोंट हैव दैट मच टाइम। 1 फरवरी आ गई है, अब तो आपकी एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। तो बेटर यही होगा कि हम वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना स्टार्ट करें या एटलीस्ट उस पर इतना अच्छा इतना स्ट्रॉन्ग कमांड बिल्डअप कर लें कि उस टॉपिक से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए तो ऑटोमेटिकली वो बन जाना चाहिए। तो इससे होगा क्या, आप 70 to 80% ऑफ क्वेश्चन पेपर्स को बड़ी इजीली सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि मैक्सिमम आपके बुक से वही सारे क्वेश्चन अराइज किए जाते हैं जो उस लेवल के होते हैं आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से, या बहुत ज़्यादा जो आपके रेगुलर लाइफ में यूज़ होते हैं, इन्वायरमेंट से कनेक्टेड होते हैं, या फिर जिन चीज़ों को आपके आने वाले लाइफ में आपको इस्तेमाल की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। सो आई एम हियर टू हेल्प यू, आई एम गिविंग यू सम टॉपिक्स। आपको उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना है, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को बना लेना है। एंड रिमेंबर, इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ इसी टॉपिक को पढ़ना है, आप ओवरऑल टॉपिक को पढ़ेंगे लेकिन इन टॉपिक से रिलेटेड कुछ छूटना नहीं चाहिए। आपको ये एनी हाउ बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है। साइड की टॉपिक्स आपको रिवीजन तो लेनी ही है बट इनको पढ़ना ही पढ़ना है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस स्पेशली अबाउट केमिस्ट्री. In next video I'll provide you the biology and physics also, even though you are SST and different subjects also. So have a look. Just like your first chapter is chemical reaction and equation. तो chemical reaction and equation में आपको क्या पढ़ना है, आपको types of reactions दिमाग में रखने हैं कि कितने types of reactions हैं आपके, ठीक है। उसमें सबसे ज़्यादा important अगर कोई है तो that is decomposition. Combination तो बहुत easily आपको समझ में आ जाएगा, जुड़ जा रहा है। Decomposition is very important. किसी भी reaction में as a example decomposition को ले सकता है, जहाँ पे या तो thermolysis करा दे या तो electrolysis करा ले, तो वो वहाँ पे वो बात है। नेक्स्ट इज रिडॉक्स रिएक्शन, एज यू ऑल नो, बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो न्यूट्रलाइजेशन से भी कनेक्ट कर सकते हैं आप उस चीज़ को, और जहाँ न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि साल्ट इज कनेक्टेड टू योर अनदर चैप्टर ऑल्सो। तो रिडॉक्स रिएक्शन आप देख लेंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज कोरोजन। कोरोजन में कोरोजन है क्या, कौन कौन से मेटल्स कोरोजन दिखाते हैं, और उसके साथ साथ आप कोरोजन को कैसे रोक सकते हो, क्योंकि ये आज के समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कोरोजन हो जा रहा, हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारा नुकसान हो, तो उसको कैसे हम रोक सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस देयर, तो आपको वो सारे प्रोसेस पढ़ लेने हैं, जस्ट लाइक गैल्वेनाइजेशन, एलॉय फॉर्मेशन, पेंटिंग एंड ग्रीस फॉर्मेशन, ग्रीस अप्लाइंग, दिस टाइप ऑफ थिंग्स इज देयर, ओके। नेक्स्ट आपका चैप्टर आता है दैट इज एसिड बेस एंड साल्ट। एसिड बेस एंड साल्ट में आपको करना क्या है, एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर में सबसे स्पेशली आपको उनके केमिकल्स जितने भी रिएक्शंस हैं आपको पढ़ लेना है। एसिड का रिएक्शन अगर हो रहा है तो वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, मेटल के साथ हो रहा है तो क्या फॉर्म कर रहे हैं, नॉन मेटल के साथ हो रहा है तो क्या फॉर्म कर रहे हैं, वाटर से अगर हम एसिड को मिक्स करते हैं तो वो क्या बन जाता है, बेस को वाटर में मिक्स करते हैं तो वो क्या बन जाता है ना। इवन दो बेस का रिएक्शन अगर होगा मेटल से नॉन मेटल से तो क्या फॉर्म होगा, एसिड और बेस का रिएक्शन हो जाएगा तो क्या फॉर्म होगा। तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स इज देयर, आपको पढ़ लेना है। एंड ऑब्वियसली बात है एसिड एंड बेस की रिएक्शन होगी तो साल्ट बनेगा, तो आपको साल्ट भी पढ़ना है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ साल्ट इज देयर। अगर उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखा जाए तो फॉर्मेशन ऑफ NaOH है, वो आपका फॉर्मेशंस बहुत ज़्यादा टाइम पूछा जा चुका है, तो मेरे नज़रिए से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये थोड़ा सा ध्यान दे लेना चाहिए। इवन दो बाकी सारे फॉर्मेशंस जो है वो भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। रिएक्शंस को आप एक बार पढ़ के और रिलेट करके देखोगे तो सब कुछ बहुत ईजिली आपसे हो जाएगा, है ना। तो दैट इज न्यूट्रलाइजेशन, देन योर साल्ट फॉर्मेशन, देन रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेस, ओके। Indicators also, sometime I see there is a question of
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो हाउ इट इज़ यूज्ड। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आप यूज़ करो, दैट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन और दैट इज़ इट विल वर्क एज अ न्यूट्रलाइजर। तो इस तरह की चीज़ों को आपको पढ़ लेना है। इंडिकेटर्स में कभी कभी कलर इंडिकेटर्स आ जाते हैं, या फिर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, फिर आपके जो हो गए नेचुरल इंडिकेटर, आर्टिफिशियल इंडिकेटर। तो इसके एग्जाम्पल्स आप पढ़ लोगे, चांसेस हैं MCQs में आने के, ठीक है। नेक्स्ट इज योर चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल एंड नॉन मेटल में आपको क्या पढ़ना था, तो फिजिकल प्रॉपर्टी इज वेरी जनरल। यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या पूछ सकता है, एक्सेप्शन पूछ सकता है। जैसे हम लोगों को पता है कि हमारा जो मेटल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सॉफ्ट मेटल कौन सा है। हमें पता है कि हमारा मेटल सॉलिड है, तो लिक्विड मेटल कौन सा है। हमें पता है हमारा नॉन मेटल गैसियस है, लेकिन नॉन मेटल लिक्विड भी है, वो कौन सा है। हमें पता है हमारा नॉन मेटल जो है वो कंडक्टर नहीं है, लेकिन कंडक्टर कौन सा है। हमें पता है हमारा नॉन मेटल शाइन नहीं करता, लेकिन एक नॉन मेटल शाइन करता है, वो कौन करता है, ठीक है। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज MCQ में ज़्यादा एक्सेप्शंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इज योर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। आप मेटल को एक्सट्रैक्ट कैसे करोगे, एंड द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ, वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नॉन मेटल का रिएक्शन सेम। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। एंड नेक्स्ट इज रिएक्टिविटी सीरीज। अगर आप एक बार रिएक्टिविटी सीरीज को पढ़ लेते हो तो बड़ी आसानी से आपको पता चल जाएगा कि जब भी आप रिएक्शन कर रहे हो तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस था उसमें कौन सा मेटल जो है वो डिस्प्लेस करेगा, नहीं करेगा, क्या फॉर्म होगा। तो ये दोनों चैप्टर्स जो हैं वो कनेक्ट हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट इज योर कार्बन एनर्ट्स कंपाउंड चैप्टर। तो कार्बन एनर्ट्स कंपाउंड चैप्टर में आपको क्या करना है, नोमेनक्लेचर वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं बहुत अच्छे से उसके नाम को आपको प्रिपरेशन कर लेना है, सारे नाम आपको देने आने चाहिए, उनका कनेक्शंस बनाने आना चाहिए। आप अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के साथ में जो फंक्शनल ग्रुप के साथ आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कीटोन एंड दैट कार्बोक्सिलिक एसिड, देख लोगे। अल्कोहल के कभी कभी डॉट स्ट्रक्चर्स बनाने आ जाते हैं। येस ऑफ कोर्स डॉट स्ट्रक्चर ऐसा नहीं सिर्फ अल्कोहल के, सारे डॉट स्ट्रक्चर आपको कंप्लीट होने चाहिए, अच्छे से रिविजन होना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि कार्बन क्यों ही इंपॉर्टेंट है, टेट्रावेलेंसी के कारण, कैटेनेशन के कारण, किस तरह का बॉन्ड बनाता है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज स्कम एंड मिसेल। ओके, स्कम कब बनेगा, सोप बनाएगा या डिटर्जेंट बनाएगा। सोप बनाएगा तो क्यों बनाएगा, डिटर्जेंट नहीं बनाएगा तो क्यों नहीं बनाएगा। देन इज मिसेल, वो क्या होता है, प्लस चार्ज किधर होते हैं, माइनस चार्ज किधर होते हैं। आपके जो गंदगी से चिपकता है वो प्लस चार्ज होता है या माइनस चार्ज होता है। पानी से जो चिपकता है वो प्लस चार्ज होता है या माइनस चार्ज होता है, आपको वो देखना है। एंड सोप एंड डिटर्जेंट का फंक्शन देखना है। सोप में कौन से साल्ट होते हैं आपके, और डिटर्जेंट में कौन सा साल्ट होते हैं ना। तो कहने की का मतलब है कि ओवरऑल ये सारे जो टॉपिक्स आपको हमने अभी बताए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप पूरी चीज़ तो प्रिपरेशन कर ही लो, लेकिन अपने नोट्स में इन सारी चीज़ों पे टिक आउट कर लो और एकदम अच्छे से इन पे कमांड बिल्डअप कर लो। देन यू सी, yes, seriously you are able to solve your 70 to 80% of the question of chemistry. So thank you, we will meet later.